नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 30 नवंबर 2023 की आज की न्यूज़ में। ये है न्यूज़ टुडे सेक्शन विजन आईएएस की पहल। आज की पहली खबर जो है, डिफेंस मिनिस्टर ने रक्षा मंत्री ने भारत से रक्षा उपकरणों के निर्यात को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करवाने के लिए गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग की संस्कृति को अपनाने का सुझाव दिया है। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ क्वालिटी कॉन्क्लेव को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने पात्र उद्योगों के प्रतिनिधियों को सिस्टम फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट एंड रैंकिंग समर प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। समर की फुल फॉर्म होगी सिस्टम फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट एंड रैंकिंग। समर प्रमाण पत्र रक्षा विनिर्माण उद्योग की कंपनियों की परिपक्वता के आकलन के लिए एक बेंचमार्क है। गौरतलब है कि भारत के रक्षा निर्यात में 2013-14 से 2022-23 की अवधि में 23 गुना की वृद्धि हुई है। भारत ने विश्व के 85% से अधिक देशों को जो है रक्षा उपकरणों का निर्यात किया है। दुनिया के 85% से ज़्यादा, क्षमा कीजिएगा, 85 देशों से ज़्यादा, 85 कंट्रीज, नॉट 85%। इस उपलब्धि के बावजूद भी हथियारों के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.2% से भी कम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत ने 2025 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन रक्षा विनिर्माण से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या आपके सामने हैं चुनौतियां? मैं रखता हूं, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रक्षा बाजार में क्रेता एकाधिकार की स्थिति बनी हुई है, ये एक समस्या है। क्रेता एकाधिकार यानी कि मोनोप्सोनी क्या होती है? भारतीय सशस्त्र बल भारत में रक्षा उपकरणों का एकमात्र खरीदार है। ठीक है, इससे भारतीय रक्षा बाजार में विकृति उत्पन्न होती है। इस कारण निजी क्षेत्र रक्षा क्षेत्र में कम रुचि रखता है। भारतीय सशस्त्र बलों, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और रक्षा विनिर्माण में लगी निजी कंपनियों के बीच तालमेल की कमी है। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को हम कहते हैं डीपीएसयू। तो डीपीएसयू यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और रक्षा विनिर्माण में लगी निजी कंपनियों के बीच व्यापक अंतर देखा गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों का योगदान केवल 19% रहा है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है? विमान वाहक एलसी तेजस जैसी उच्च मूल्य वाली हथियार प्रणालियों का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है। मित्र देशों को रक्षा क्षेत्र में ऋण सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। रक्षा विनिर्माण में निजी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए। भारत को रक्षा बाजार से संबंधित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होने की जरूरत है। रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम: रक्षा निर्यात प्रोत्साहन योजना SPDE, इसके अलावा रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 DAP, रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति DPEPP 2020, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार IDEX, ये सब स्कीम्स जो हैं। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं। वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय क्षेत्रक योजना यानी सेंट्रल कोई योजना है, उसको मंजूरी दे दी है और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित ये योजना है। इस योजना का लक्ष्य 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान 15,000 चयनित महिला HSGs जो हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको ड्रोन प्रदान करना है और ये 15,000 से ज़्यादा के HSGs को ड्रोन उपलब्ध करवाएंगे 23-24 से 25-26 के दौरान। ठीक है, वे इसे कृषि में उपयोग के लिए किसानों को किराए पर दे सकेंगे। गौरतलब है कि SSG समान आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के 15-20 सदस्यों के समूह होते हैं। ठीक है, समान आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के 15 से 25 सदस्यों के एक समूह के रूप में होता है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। ये सदस्य अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्य करने हेतु स्वेच्छा से एकजुट होते हैं। योजना के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो योजना के तहत कृषि एवं कल्याण विभाग ने
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग, इसके अलावा उर्वरक विभाग, महिला HSG और बड़ी उर्वरक कंपनियां LFC जो हैं वो इसमें शामिल हैं। लार्ज फर्टिलाइजर कंपनीज इसमें शामिल है। इसके संसाधनों व प्रयासों के समन्वय द्वारा समग्र उपाय करने को मंजूरी दी गई है। राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन और LFC द्वारा HSG की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की एक सुयोग्य सदस्यों को 15 दिवसीय प्रशिक्षण देने के लिए चुना जाएगा 15 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए, ठीक है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और LFC यानी कि लार्ज फर्टिलाइजर कंपनी द्वारा HSG यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स जो हैं, स्वयं सहायता समूह है, उसके 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के एक सुयोग्य सदस्य को 15 दिवस के प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। LFC यानी लार्ज फर्टिलाइजर कंपनी ड्रोन आपूर्ति करने वाली कंपनी को और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के बीच एक सेतु ग्रुप में कार्य करेगी। साथ ही कंपनियां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद लेकर ड्रोन के जरिए नैनो यूरिया और नैनो DAP जैसे नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देंगी। योजना का महत्व समझें तो यह योजना महिला HSG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सहायता करेगी। कृषि में बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देगी। यह फसल की उपज बढ़ाएगी, किसानों के लाभ के लिए ड्रोन के उपयोग को वाहनीय बनाएगी। भारत में ड्रोन और उनका विनियमन। ड्रोन मानव रहित हवाई वाहन या दूर से नियंत्रित की जाने वाली हवाई प्रणाली हैं। इन्हें जमीन से या तो पायलट द्वारा या प्रौद्योगिकी की मदद से नियंत्रित किया जाता है। ड्रोन के लाभ समझे हम तो कृषि क्षेत्र में किसान ड्रोन, निगरानी में DRDO निशांत, लड़ाकू मिशन में DRDO रुस्तम, ग्रामीण बस्तियों की मैपिंग में स्वामित्व योजना के तहत लक्ष्य की पहचान करने में DRDO लक्ष्य आदि। नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन संशोधन नियम 2022 जारी किए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने इसके जरिए ड्रोन नियम 2021 में संशोधन किए गए हैं। सभी ड्रोन्स को नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA में पंजीकृत होना चाहिए। साथ ही ऑपरेटर्स के पास उन्हें उड़ाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। रेड जोन नो ड्रोन जोन होता है। इसके भीतर केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही ड्रोन संचालित किए जा सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग FC के लिए विचारार्थ विषय TOR को मंजूरी दी है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या उससे पहले की जाती है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग 16th जो फाइनेंस कमीशन जो है उसके विचारार्थ टर्म्स ऑफ रेफरेंस विचारार्थ विषय को मंजूरी दी है। टर्मिनोलॉजी ऑफ शायद ये कुछ होगा। खैर, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या उससे पहले की जाती हैं। आयोग के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल है। केंद्र सरकार की कराधान शक्तियां तथा राज्यों के व्यय संबंधी उत्तरदायित्वों के बीच व्याप्त ऊर्ध्वाधर असंतुलन को समाप्त करना। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के लिए वित्त अंतरण में समानता लाना ताकि सभी राज्य सार्वजनिक सेवाओं का एक मानक सेट प्रदान कर सकें। वित्त मंत्रालय केंद्र द्वारा अनुमोदन के बाद वित्त आयोग के लिए विचारार्थ विषयों का निर्धारण करता है, TOR का निर्धारण करता है। वित्त आयोग इन विचारार्थ विषयों यानी TOR के आधार पर करों और अनुदानों के वितरण पर सुझाव देता है और कार्य करता है। 16वें वित्त आयोग के लिए निर्धारित विचारार्थ विषय या TOR निम्नलिखित हैं। करों से हुई निवल आय का संघ और राज्यों के बीच वितरण तथा ऐसी आय का राज्यों के बीच आवंटन। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्य के सहायता अनुदान एवं राजस्व नियंत्रित करने के सिद्धांत। पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधन की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय। आयोग आपदा प्रबंधन पहलों के वित्त आयोग की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करना। आयोग आपदा प्रबंधन पहलों के वित्त पोषण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है। सरकार द्वारा स्वीकृति के बाद 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 5 साल की अवधि के लिए लागू रहेंगी। 15वें वित्त आयोग का गठन NK सिंह की अध्यक्षता में 2017 में किया गया था।
आयोग ने 2020-21 और 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए सिफारिशें की थीं। इसकी सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं। ऊर्ध्वाधर अंतरण के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% होनी चाहिए। क्षैतिज अंतरण के मानदंडों में आय अंतराल, क्षेत्र, जनसंख्या 2011, जनसांख्यिकी, प्रदर्शन, वन और पारिस्थितिकी तथा कर व राजकोषीय प्रयास शामिल हैं। 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक कम करने का सुझाव दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की पहली नीलामी शुरू की। पहली नीलामी प्रक्रिया में लिथियम और दुर्लभ भूतत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट्स को कवर करने वाले 20 ब्लॉक शामिल हैं। इन 20 ब्लॉक्स में से 16 के लिए समग्र लाइसेंस, अन्वेषण, खोज एवं प्रसंस्करण प्रदान किया जाएगा। शेष 4 खनिजों के लिए भंडार वाले क्षेत्र के लिए खनन पट्टा दिया जाएगा। महत्वपूर्ण खनिज आवश्यक आधुनिक प्रौद्योगिकी के निर्माण में बुनियादी खंड की भूमिका निभाते हैं। इनकी आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं का खतरा बना रहता है। जून 2023 में खान मंत्रालय ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की थी। इनमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, वेनेडियम आदि शामिल हैं। इसी वर्ष खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के जरिए 24 खनिजों को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह संशोधन केंद्र सरकार को इन खनिजों के लिए खनिज रियायतें, मिनरल कंसेशन देने की शक्ति प्रदान करता है। खनिज रियायत एक तरह का अनुबंधात्मक समझौता होता है। इसमें किसी विशेष समय में या किसी विशिष्ट क्षेत्र में खनिज अन्वेषण, दोहन या प्रसंस्करण के लिए भूमि के अधिकार हासिल किए जाते हैं। इनकी नीलामी से मिलने वाला राजस्व राज्य सरकारों को आवंटित किया जाएगा। महत्वपूर्ण खनिजों का महत्व देखें तो ये देश के आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। कुछ खनिज जैसे लिथियम, सिलिकॉन आदि एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी तथा सामग्रियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं। REE, कोबाल्ट आदि जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल और पवन टर्बाइन इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी चिंताएं। ये खनिज व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। साथ ही इनका निष्कर्षण व प्रसंस्करण भी कुछ ही देशों में संकेंद्रित हैं। ये समस्याएं इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में जोखिम पैदा कर सकती हैं। इन खनिजों के विकल्पों का अभाव है और इनकी पुनर्चक्रण दर भी कम होती है। ऐसे में आपूर्ति से संबंधित जोखिमों में वृद्धि देखने को मिलती है। हमारी नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स FTSC योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। 31 मार्च 2026 तक। FTSC योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का कार्यान्वयन कानून और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग करता है। इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि निर्भया फंड का उद्देश्य देश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाना है। FTSC यानी कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार के साथ साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो एक्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स FTC और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट FTSC विशेष मामलों के प्रति समर्पित अदालतें हैं। इनसे त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 FTSC के गठन के आधार पर बना है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम में बलात्कार के अपराधियों के लिए मृत्यु दंड सहित कठोर दंडों का प्रावधान किया गया है। FTSC राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से जुड़े हुए हैं। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 414 विशिष्ट पोक्सो अदालतों सहित 761 FTSC गठित किए गए हैं। इन अदालतों ने 1.95 लाख से अधिक मामलों का निपटान किया है। FTSC योजना के लाभ। यह योजना यौन और लैंगिक आधार पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने में मदद करती है। यह योजना बलात्कार के मामलों में पोक्सो अधिनियम के तहत लंबित मामलों को कम करती हैं। इससे न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम होता है। बेहतर सुविधाओं और त्वरित सुनवाई के माध्यम से यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित होती हैं। FTSC से जुड़ी चिंताएं।
कर्मचारियों और सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवसंरचना की कमी है। न्यायाधीशों की विशेष प्रशिक्षण प्रक्रिया सुविधाओं का अभाव है। न्यायाधीशों की संख्या अपर्याप्त है। आज की हमारी अगली खबर जो है वो है यूनेस्को की एक रिपोर्ट में क्लाइमेट इंजीनियरिंग समाधान से जुड़े नैतिक जोखिमों के बारे में चेतावनी दी गई है। यूनेस्को के वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी नैतिकता पर विश्व आयोग ने क्लाइमेट इंजीनियरिंग की नैतिकता पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो कॉमेस्ट, जिसको हम वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी नैतिकता एवं विश्व आयोग, इसने जो है यूनेस्को का ये एक पार्ट है कॉमेस्ट, इसने क्लाइमेट इंजीनियरिंग की नैतिकता पर अपनी पहली रिपोर्ट दी है। यूनेस्को ने कॉमेस्ट यानी वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी नैतिकता पर विश्व आयोग की स्थापना 1998 में की थी। यह एक सलाहकार निकाय और विचार विमर्श करने का एक मंच है। क्लाइमेट इंजीनियरिंग को जियो इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पृथ्वी की प्राकृतिक जलवायु प्रणाली में बड़े पैमाने पर कृत्रिम वैज्ञानिक हस्तक्षेप है। इसे निम्नलिखित दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हटाना, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, CDR। इसके तहत उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल से अवशोषित किया जाता है। दूसरा सौर विकिरण संशोधन, सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन, SRM। इस तकनीक में सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित किया जाता है। क्लाइमेट इंजीनियरिंग समाधान से जुड़ी मुख्य नैतिक चिंताएं, ये स्लिपरी स्लोप की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इससे नई तकनीक के उपयोग पर किसी नैतिक फ्रेमवर्क को तैयार किए बिना उसके उपयोग में जल्दबाजी को बढ़ावा मिल सकता है। स्लिपरी स्लोप में प्रत्यक्ष सबूत के बिना ऐसे भावी उपायों को अपना लिया जाता है जिनके परिणामों के बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं। इसकी तकनीकें नैतिकता संबंधी खतरा यानी मोरल हैजार्ड उत्पन्न कर सकती हैं। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तकनीक उपलब्ध होने का हवाला देकर हितधारकों के जीवाश्म ईंधन के बारे में उपयोग को कम करने के लिए कहा जा सकता है। कॉरपोरेट जगत आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर इन तकनीकों को अपनाने के लिए दबाव बना सकता है। जियो इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों में सैन्य या भूसामरिक उपयोग की क्षमता होती है। क्लाइमेट इंजीनियरिंग के विनियमन पर सिफारिशें, सरकारों को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली नई तकनीकों के उपयोग को विनियमित करें। क्लाइमेट इंजीनियरिंग पर वैज्ञानिक अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नैतिक मानकों पर आधारित होना चाहिए। क्लाइमेट इंजीनियरिंग संबंधी नीतियां बनाते समय कमज़ोर समुदायों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए और इन्हें नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है पेरिस, फ्रांस में है। इसकी उत्पत्ति 1945 में हुई थी। उद्देश्य देखें तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार एवं सूचना के माध्यम से शांति की संस्कृति में निर्माण, गरीबी उन्मूलन तथा पारस्परिक सांस्कृतिक संवाद में योगदान देना है। सदस्य 194 और 12 एसोसिएटेड सदस्य इसमें हैं। मुख्य पहले देखें, इनिशिएटिव्स देखें तो यहाँ पर सार्वभौमिक कॉपीराइट अभिसमय 1952, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971, विश्व धरोहर अभिसमय 1972, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभिसमय 2003। भारत इसका सदस्य है। अब हम बढ़ जाते हैं सुर्खियों की तरफ न्यूज़ इन शॉर्ट्स पर। पहली न्यूज़ इन शॉर्ट है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM जनमन को मंजूरी दी है। इसका कुल परिव्यय 24,104 करोड़ रुपए हैं। 24,104 करोड़ रुपए हैं। ये धनराशि अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में मिशन के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। PM जनमन का उद्देश्य विलुप्त होने की कगार पर मौजूद जनजातियों की रक्षा करना और उनको सहायता प्रदान करना है। इस योजना के लाभार्थियों में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स जो है उनके लिए हैं। PM जनमन योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के समन्वय से 11 महत्वपूर्ण उपायों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं।
निम्नलिखित में पहला है कनेक्टिंग सड़कें, सुरक्षित आवास, जलापूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास इत्यादि। अगली है धूमकेतु P12 या जिसको हम पोन्स ब्रुक्स कह रहे हैं। क्या है पोन्स ब्रुक्स? खगोलविदों ने हिमालय चंद्र टेलीस्कोप का उपयोग करके लद्दाख के आनले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला से रहस्यमयी धूमकेतु P12 पोन्स ब्रुक्स की तस्वीर ली है। धूमकेतु P12 पोन्स ब्रुक्स के बारे में जाने तो ये खगोलीय पिंड है। इसे डेविल कॉमेट का उपनाम दिया गया है। इसकी विशिष्ट संरचना के कारण इसे मिलेनियम फाल्कन से तुलना की गई है। पहली बार 1812 में देखा गया था। ये धूमकेतु लगभग 71 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। हिमालय चंद्र टेलीस्कोप के बारे में जाने तो ये 2 मीटर की लंबाई वाला ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ये 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु इसका संचालन करता है। अगली खबर है प्रेस मड। प्रेस मड क्या होता है? प्रेस मड से 4,60,000 टन संपीड़ित बायोगैस CBG उत्पन्न करने में मदद मिल सकती है। यह उत्पादित CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस लगभग 2,484 करोड़ रुपए मूल्य की होगी। प्रेस मड गन्ने से प्राप्त उपोत्पाद है। प्रेस मड गन्ने के रस से प्राप्त अवशिष्ट ठोस उत्पाद है। इसे चीनी के क्रिस्टल के रूप में रूपांतरित होने से पहले प्राप्त किया जाता है। खोई, शीरा और प्रेस मड चीनी उद्योग से प्राप्त प्रमुख अवशिष्ट उत्पाद हैं। खोई यानी कि बेगेज, शीरा यानी कि मोलेसेस और अन्य कुछ अवशिष्ट हैं। बात करते हैं प्रेस मड के लाभ। ये बायोगैस उत्पादन हेतु फीड स्टॉक के रूप में कार्य करती हैं। इससे CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादित करने के लिए अवायवीय अपघटन यानी कि एनएरोबिक डाइजेशन और उसके बाद शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजारा जाता है। ये मृदा की संरचना, वायु परिसंचरण और मृदा की जल धारण क्षमता में सुधार करती हैं। मुख्य चिंताएं हैं इससे जुड़ी। प्रेस मड के लंबे समय तक भंडारण से धीरे धीरे उसका विघटन होने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप इसमें मौजूद कार्बनिक यौगिक विखंडित हो जाते हैं। हमारी अगली खबर है पार्थेनन मूर्तिकला। पार्थेनन मूर्तिकला क्या है? ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संग्रहालय में रखी पार्थेनन मूर्तियों पर विवाद को देखते हुए ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक रद्द कर दी है। ग्रीस इन मूर्तियों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पार्थेनन मूर्तियों के बारे में जाने तो इन मूर्तियों का निर्माण 447 ईसा पूर्व से 432 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। ये संगमरमर से निर्मित अलग अलग प्रकार की सजावटी कलाकृतियां हैं। ये एथेंस ग्रीस के एक्रोपोलिस के पार्थेनन मंदिर से संबंधित हैं। अगली खबर की बात करें तो वह है गजराज सुरक्षा प्रणाली। रेल दुर्घटनाओं में हाथियों की मौत को रोकने के लिए गजराज का उपयोग किया जाएगा। गजराज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक सेंसर सिस्टम है। ये प्रणाली पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में 700 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को कवर करेगी। गजराज प्रणाली पटरियों पर हाथियों की आवाजाही से उत्पन्न दाब तरंगों को दर्ज करेगी। ये प्रणाली ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग करती हैं। ये लोको पायलट को उस पॉइंट से कम 200 मीटर पहले रेलगाड़ी गति को कम करने के लिए संकेत देगी जहां हाथी रेल ट्रैक को क्रॉस कर रहा होगा। अन्य संबंधित सुर्खियां मार्च 2025 तक दिल्ली, मुंबई और दिल्ली हावड़ा रेलवे पर पूरी तरह से कवच सुरक्षा प्रणाली स्थापित कर दी जाएगी। ये कवच प्रणाली एक प्रकार की टक्कर रोधी प्रणाली है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर आधारित है। इसे अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन ने विकसित किया है। अगली खबर की बात करें तो वह है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी कि UNLF। मणिपुर के सशस्त्र समूह UNLF ने 6 दशक से चल रहे सशस्त्र विद्रोह को समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। UNLF इसे 1964 में संगठित किया गया था। UNLF पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सबसे पुराना मेइतेई विद्रोही समूह है। मेइतेई विद्रोही समूह है UNLF यानी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। 1990 में समूह ने भारत से मणिपुर की मुक्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष शुरू करने का निर्णय लिया था। इसके बाद मणिपुर पीपुल्स आर्मी यानी MP नामक सशस्त्र विंग का गठन किया गया था।
सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष उपाय देखें तो विद्रोही समूहों के साथ शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल पीएम डिवाइन योजना चलाई जा रही है। एक्ट ईस्ट नीति अपनाई गई है इत्यादि। बात करें अगली खबर की तो वो है ट्रॉपिकलाइजेशन। क्या है ट्रॉपिकलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि होने से उष्णकटिबंधीय समुद्री प्रजातियां विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवास करने हेतु समशीतोष्ण क्षेत्र में पहुंच रही हैं। इसकी वजह से समशीतोष्ण क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या अधिक होने से स्थानिक प्रजातियां कम हो रही हैं। समुद्री जीवों के इस व्यापक विस्थापन को ट्रॉपिकलाइजेशन कहा जाता है। भूमध्य सागर में उष्णकटिबंधीय प्रजातियों की वृद्धि के कारण इसे अब ट्रॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट माना जा रहा है। ट्रॉपिकलाइजेशन के साथ बोरियलाइजेशन और मरुस्थलीकरण भी बायोटा यानी जीव समूह के वैश्विक वितरण में परिवर्तन ला रहे हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकी समुदायों को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं। बोरियलाइजेशन से आशय समशीतोष्ण क्षेत्र में प्रजातियों स्थलीय और समुद्री का आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्रों में विस्तार से है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व अगली हमारी खबर है। बीटीआर बांदीपुर टाइगर रिजर्व बीटीआर के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक बंजर भूखंड को बगीचे में बदल दिया गया है। बीटीआर के बारे में जाने तो ये पश्चिमी घाट पर्वतीय जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ये दक्षिण में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और दक्षिण पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, इनके बीच में नीलगिरी बायो रिजर्व का ये हिस्सा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व बीटीआर। ठीक है। इसके उत्तर पश्चिम में स्थित काबिनी जलाशय इस रिजर्व को नागरहोल टाइगर रिजर्व से अलग करता है। नागरहोल टाइगर रिजर्व से अलग करके काबिनी जलाशय बीच में लगा हुआ है। बांदीपुर, नागरहोल, मदुमलाई और वायनाड के संपूर्ण वन भू क्षेत्र में विश्व के एशियाई हाथियों की एक ही जगह सबसे आबादी पाई जाती है। एक ही जगह सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। ये मैसूर हाथी रिजर्व का हिस्सा है। मुख्य वनस्पतियां यहाँ देखें तो यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर झाड़ीदारी वन से लेकर के आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मुख्य जीव जंतुओं की बात करें, एशियाई हाथी, स्लॉथ बियर, गौर, चौसिंगा हिरण इत्यादि यहाँ पर देखे गए हैं। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में स्थलों में लिथुआनिया राजधानी विलियम्सन्स की। भारत और लिथुआनिया ने सामुद्रिक क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में बैठक की है। लिथुआनिया कहाँ पर है इसको समझिएगा। इसकी अवस्थिति उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है। लिथुआनिया 3 बाल्टिक देशों में से सबसे दक्षिण में स्थित है और सबसे बड़ा देश भी है। अन्य 2 बाल्टिक देश है एस्टोनिया और लातविया। सीमाएं लिथुआनिया उत्तर में लातविया, पूर्व और दक्षिण में बेलारूस और पोलैंड, दक्षिण पश्चिम के रूस कैलिनिनग्राद नामक क्षेत्र से और पश्चिम में बाल्टिक सागर से घिरा हुआ है। कैलिनिनग्राद रूस की एक मुख्य भूमि से पृथक ओब्लास्ट क्षेत्र है। विशेषताओं की बात करें, महत्वपूर्ण नदी नेमुनास नदी है। सबसे बड़ी झील है द्रुक्शियाई झील। उच्चतम बिंदु है ऑगस्ट्रोस हिल। भाषा की बात करें तो लिथुआनियाई विश्व की सबसे पुरानी जीवित भारोपीय भाषाओं में से है। लिथुआनियाई विश्व की जो है भारोपीय भाषा परिवार की जीवित भाषाओं में से एक है। वैसे संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं है, लेकिन जीवित भाषाओं में से संस्कृत नहीं है। ये है हमारी आज की खबर। धन्यवाद।